नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न को हम विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम आपका जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या जो भी एग्ज़ाम ग्रुप सी लेवल के आने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, कुमायूं का कुंभकर्ण किसको कहा जाता है? ठीक है, कुमायूं का कुंभकर्ण जो कहा जाता है वो कल्याण चंद को कहा जाता है। कल्याण चंद को कुमायूं का कुंभकर्ण कहा जाता है। अन्य उपनामों की बात करें तो गढ़वाल का भीष्म पितामह मुकुंदीलाल को कहते हैं। गढ़वाल जनजागरण का पितामह तारादत्त गहलोत को कहा जाता है। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गहलोत को कहा जाता है। और फ्रेडरिक विल्सन पहाड़ी विल्सन को कहा जाता है। उत्तराखंड का टॉयलेट मैन रमेश भटेजा को कहा जाता है। दद्दा चंद्र सिंह राणा को कहा जाता है। उत्तराखंड का चाणक्य पुरियानेथानी को कहा जाता है। तो ये भी हमें अन्य जो उपनाम बताए हैं ये भी याद रखने हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो कुमायूं का कुंभकर्ण कल्याण चंद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न रहेगा, चमोली का कौन सा उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, चमोली का ऐसा कौन सा उत्सव है जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो नोठा कौथिग उत्सव जो है वो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर? चमोली जनपद में ये उत्सव मनाया जाता है। नोठा कौथिग उत्सव की बात करें तो ये उत्सव चमोली के आदि बद्रीनाथ में मनाया जाता है जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। आदि बद्री धाम में नोठा कौथिग उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो पाषाण युद्ध के लिए कौन सा प्रसिद्ध उत्सव है? तो नोठा कौथिग उत्सव प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का जो प्रश्न रहेगा, अगर उसकी बात करें, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? ठीक है, क्वेश्चन है कि उत्तरांचल का जो नाम है उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था? तो 2007 में किया गया था। उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। और कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है? तो 86.07% जो भाग है कुल क्षेत्रफल का ये पर्वतीय भाग है। और मैदानी क्षेत्र कितना है? तो 13.93% मैदानी क्षेत्र है। राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो राज्य के लिंगानुपात की बात करेंगे तो 963 उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है। और राज्य भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य है। और राज्य की भाषा की बात करेंगे तो हिंदी है। और दूसरी भाषा संस्कृत है, जो कि जनवरी 2010 से सेकंड भाषा उत्तराखंड की संस्कृत भाषा को बनाया गया। प्रथम विधानसभा सत्र की बात करें तो 9 जून 2001 को पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ। देश में राज्य का लिंगानुपात में स्थान 13वां है। और प्रथम साइबर थाना 2015 में देहरादून में बनाया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 में किया जाता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011 में किया जाता है। और सेवा के अधिकार कानून जो बना वो 2011 में बना। तो ये भी कुछ आंकड़े हैं जो उत्तराखंड से संबंधित हैं और इन आंकड़ों से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन आंकड़ों को भी हमें याद रखना है और नोट डाउन भी करना है। जहाँ से एग्जाम में जितने भी आपको पॉइंट बताए गए हैं ये ग्रुप सी के एग्जाम में ये पॉइंट पूछे गए हैं। तो उन पॉइंटों को भी हमने इस प्रश्न में कवर कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि हमारा कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था? तो 2007 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कितने जनपदों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? तो कितने जनपदों की रही है और जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक 2011 के आंकड़ों के अनुसार? तो वो जो रही है 2। ठीक है, 2। वो 2 कौन कौन से जनपद हैं? पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा की जो 10 के वृद्धि दर है वो कैसी रही है? ऋणात्मक रही है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। सबसे ज़्यादा अगर 10 के वृद्धि दरों की बात करें तो उधम सिंह नगर की कितनी रही है? तो 33.45% रही है। उसके बाद जो आता है वो देहरादून आता है 32.33%। फिर उसके बाद हरिद्वार 30.60%। 10 की वृद्धि दर रही है सबसे ज़्यादा इन 3 जनपदों की। और सबसे कम अगर 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे तो पौड़ी गढ़वाल की जो रही है वो माइनस कितनी रही है? 1.41% रही है पौड़ी गढ़वाल की। उसके बाद जो अल्मोड़ा की रही है -1.28। ठीक है, 10 की वृद्धि दर सबसे कम।
फिर टिहरी की आ जाती है, टिहरी की 2.35% है, फिर बागेश्वर की 4.18% है। ठीक है, सबसे कम 10 के वृद्धि दर में ये 4 जनपद हैं। कौन कौन से? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी और बागेश्वर। और अधिक में कौन कौन से जनपद हैं? उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो हरिद्वार है। हरिद्वार का जनघनत्व कितना है? तो 801 है। उसके बाद उधम सिंह नगर आ जाता है, उधम सिंह नगर कितना है? तो 649 है। फिर देहरादून 549, फिर नैनीताल 225। तो ये सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले जनपद हैं। और सबसे कम जनघनत्व वाले जनपदों की बात करेंगे तो उत्तरकाशी है, और उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है वो कितना है? 41 है। फिर उसके बाद चमोली आ जाता है, उसका 49 है। फिर पिथौरागढ़ 68, फिर बागेश्वर 116। सबसे कम जनघनत्व वाले ये 4 हमारे जनपद हैं। तो ये आंकड़े भी हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि FRI मुख्य भवन का उद्घाटन कब किया गया था? किसका? FRI का जो मुख्य भवन है इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 1929 में इसका उद्घाटन किया जाता है। कब किया जाता है? 1929 में उद्घाटन किया जाता है। FRI की फुल फॉर्म की बात करें तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना जो की गई है वो कब की गई? 1878 में की जाती है। और में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई थी। कब? 1878 में। जिसके गठन की सलाह जो डिस्ट्रिक्ट बेड्रिस ने दी थी, और 1884 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। कब? 1884 में नाम बदला गया था। 1906 ईस्वी में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए नाम इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था। 1991 ईस्वी में UGC ने FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया, और 2006 में FRI ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी। FRI में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। FRI का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली से बनाया गया है। FRI मुख्य भवन के वास्तुविद जो हैं CG ब्लॉमफील्ड थे। FRI के मुख्य गेट का नाम बेंडिस गेट है। FRI में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। वर्तमान FRI भवन की आधारशिला 1923 में रखी गई, जिसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। यह भवन 320 मीटर लंबा है। भवन कितना लंबा है? तो 320 मीटर भवन लंबा है। तो क्वेश्चन था कि FRI जो मुख्य भवन है इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 1929 में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि राज्य में क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जनपद में स्थित है? तो ये जो स्थित हमारा उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला। ठीक है, उधम सिंह नगर की बात करेंगे। इसका गठन 30 सितंबर 1995 को किया गया था। किसका? उधम सिंह नगर का। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रुद्रपुर में है। तराई जिले का गठन कब किया जाता है? तो 1842 में तराई जिले का गठन किया जाता है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं उधम सिंह नगर में? तो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। विकासखंड कितने हैं? तो 7 विकासखंड हैं। तहसीलों की संख्या पूछेगा तो 8 तहसील हैं उधम सिंह नगर में। और नगर निगम कितने हैं? तो 2 नगर निगम है। रुद्रपुर और काशीपुर को 2013 को नगर निगम बनाया गया था। जनघनत्व की बात करेंगे उधम सिंह नगर की तो 649 है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 920 है। साक्षरता दर की बात करेंगे उधम सिंह नगर की तो 73.10% है। महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 64.5% है। और पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 81% उधम सिंह नगर की पुरुष साक्षरता दर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगर उसकी बात करें, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? कौन सी फिल्म? देवभूमि का निर्देशन किनके द्वारा किया गया था? तो गोरान पैस्केलेविच के द्वारा देवभूमि का निर्देशन किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमायूं कमिश्नर कौन था? कब? 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय कुमायूं कमिश्नर कौन थे? तो जी रोज। कौन थे? जी रोज थे। पंचसाला 80 साला बंदोबस्त टेल के द्वारा किया गया था। बेटन के द्वारा 20 साला बंदोबस्त किया जाता है। इसकी विशेषता खसरा संरक्षण था। ठीक है, और बेटन का जो कार्यकाल हमें देखने को मिलेगा कब से कब तक देखने को मिलेगा? 1848 से लेकर कब तक? 56 तक बेटन का कार्यकाल देखने को मिलता है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि स्वेदम व सुमेरु गुफा किस जनपद में स्थित है। कौन कौन से स्वेदम व सुमेरु गुफा किस जनपद में स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ के अन्य प्रसिद्ध गुफाएं जैसे कि धर्मजाली व कपिलेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ में अजंता व एलोरा की गुफा के समान है। पीखू उडियार पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। शिव गुफा महाकाली मंदिर के पास पिथौरागढ़ में स्थित है। और शैलेश्वर गुफा व मुक्तेश्वर गुफा गंगोली हाट में स्थित है। और छीनी गुफा पिथौरागढ़ के अष्टकोट में स्थित है। तो इन गुफाओं को भी याद रखना है। प्रश्न हमारा था कि स्वयंधम व सुमेरु गुफा किस जनपद में स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा कि हिल रेजिमेंट का गठन करने वाला प्रथम कुमायूं कमिश्नर कौन था? तो कौन थे? तो रेमजे के द्वारा हिल रेजिमेंट का गठन किया गया। रेमजे को कुमायूं का बेताज बादशाह कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के समय कुमायूं कमिश्नर कौन थे? तो परसी बिंडम थे। और जो कि 1814 से लेकर 1821 तक परसी बिंडम क्या रहे? कुमायूं कमिश्नर रहे। स्वदेशी आंदोलन के समय कुमायूं कमिश्नर कैंपवेल थे। और जो 1906 से लेकर 1914 तक कुमायूं कमिश्नर के पद पर रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा अगर उसकी बात करें, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन किस जनपद में स्थित है? कौन सा? सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन किस जनपद में स्थित है? तो ये नैनीताल जनपद में स्थित है। राजकीय वेधशाला मनोरमा पीक नैनीताल में है। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल भुवाली में है। और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र भी नैनीताल के अंदर स्थित है। तो सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन जो है कहाँ? नैनीताल में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा कि उत्तराखंड के भूभागों में पहला वन अधिनियम किस कमिश्नर के काल में लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया जाता है रेमजे के कार्यकाल में पहला वन अधिनियम जी क्या करा जाता है? लागू किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन रहेगा, हिमालय का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, कौन सी पुस्तक? हिमालय का इतिहास। हिमालय का इतिहास जो लिखा गया है डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और अन्य पुस्तकों की जैसे बात करें, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल डॉक्टर अजय रावत जी के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा 1928 में लिखी गई। कुमायूं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे के द्वारा 1937 में। सौर का अतीत जो कि 2007 में डॉक्टर राम सिंह के द्वारा। मसूरी मेडल प्रोफेसर गणेश सैली के द्वारा। और हिमालयन ट्रेवल्स जो कि 1920 में जो सिंह नेगी के द्वारा लिखी गई है। तो इन पुस्तकों को भी याद रखना है, पुस्तकों से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हिमालय का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर मदन चंद भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कि उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न रहेगा कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको कहा जाता है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ जो कहा जाता है वो हरगोविंद पंत को कहा जाता है। हरगोविंद पंत के जन्म की बात करें तो अल्मोड़ा के अंदर हरगोविंद पंत जी का जन्म हुआ है। कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा 1928 में स्वयं बागेश्वर में हल चलाकर इनके द्वारा तोड़ी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम हरगोविंद पंत को नज़रबंद किया गया था। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको कहा जाता है? तो हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने केंद्र सरकार के पद्म श्री पुरस्कार को ठुकरा दिया था? तो किनके द्वारा ठुकराया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा ठुकराया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें, इनका जन्म 1927 में और कहाँ पर होता है? टिहरी के अंदर इनका जन्म होता है। इनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष मित्र के नाम से ये प्रसिद्ध भी हैं। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। और इनके द्वारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया गया।
विश्वविख्यात वन्य जीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर इन्होंने वृक्ष मानव संस्था की भी स्थापना की। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने क्या करा? पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था। तो ठीक है, तो ये भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि लाहौर में मुगल शासक अकबर और किसके मध्य भेंट हुई थी? तो लाहौर में मुगल शासक अकबर और रुद्रचंद के मध्य भेंट हुई थी। रुद्रचंद की बात करें और ये भेंट कब होती है? तो 1588 में इनके द्वारा ये भेंट होती है और ये अकबरनामा में इस बात को बताया गया है। यह 45वें चंद शासक होते हैं। कौन? रुद्रचंद। रुद्रचंद कितने नंबर के शासक होते हैं? तो 45वें शासक होते हैं। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1565 से लेकर और कब तक कार्यकाल रहता है? 1597 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। रुद्रचंद अकबर के समकालीन था, जिसने 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमायूं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनवाई और ओली ब्राह्मणों के वर का नाम ओले पड़ने पर सतर्क करना था। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैमाणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखवाई। चंदों के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे और सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर आधारित पुस्तक थी। रुद्रचंद शिव का प्रथम शासक था। ठीक है, रुद्रचंद विश्व का प्रथम शासक था जिसने स्वयं मल्ल युद्ध में उतरकर राज्य का विस्तार किया था। किसने? तो रुद्रचंद ने। क्वेश्चन है कि लाहौर में मुगल शासक अकबर और रुद्रचंद के मध्य क्या हुई थी? तो भेंट हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था? तो बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया था वो लक्ष्मीचंद के द्वारा कराया गया था। लक्ष्मीचंद चंद्रवंश के कौन से शासक होते हैं? तो 46 नंबर के शासक होते हैं। मानवोदय काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। मुनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। इनका उपनाम लखुरी बिराली है। लखुरी बिराली उपनाम इसलिए था कि वह मुगलों के सम्मुख भीगी बिल्ली बनकर रहते थे। इनके सेनापति गेंडा सिंह था। लक्ष्मीचंद ने न्यू वैली व विस्टा वैली नामक कचहरियां बनवाई थीं। न्यू वैली कचहरी समस्त जनता के लिए और विस्टा कचहरी सैनिक मामलों के न्याय के लिए थी। ज्यूलिया व सिरती नामक कर लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए थे। कौन कौन से? ज्यूलिया और सिरती कर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो लक्ष्मीचंद के द्वारा लगाए गए थे। और बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो लक्ष्मीचंद के द्वारा कराया गया, जो कि चंद्रवंश के ये 46 नंबर के क्या थे? शासक थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, घर जवाई रखने की प्रथा किस जनजाति में प्रसिद्ध थी? तो खस जनजाति में प्रचलित थी। किस में प्रचलित थी? तो खस जनजाति में प्रचलित थी। खसों की बात करें तो किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। जटिला प्रथा खसों में व्यापक थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। खस प्रजाति के लोग अपने ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देते थे। खसों में पशु बलि प्रथा प्रचलित थी। ठीक, कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो पशु बलि प्रथा प्रचलित थी खसों में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन किया जाता है वो 1991 में किया जाता है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? तो 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। 1989 ईस्वी में राज्य के सभी संगठनों द्वारा मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त समिति का गठन किया गया था। कब? 1989 में। तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया जाता है? 1991 में किया जाता है।
आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।